नमस्कार मित्रों, अपन ने चैप्टर के अंदर तरंग क्या है, तरंग के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर अपन ने तरंग को वर्गीकृत किया, ये अपन ने जान लिया था। तरंग को जो वर्गीकृत किया था उसमें अपन ने देखा था कि माध्यम के आधार पर तरंगें दो प्रकार की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, यांत्रिक तरंगें थी। फिर अपन ने अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगें भी देखी, यानी कि जब माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन कर रहे हैं और तरंग संचरण के अनुदिश कंपन कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रगामी और अप्रगामी देखा। फिर अपन ने उसके बाद तरंग का प्रकार देखा, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। यहां तक अपन ने जान लिया था। और ध्वनि तरंग के भी प्रकार देख लिए थे अपन ने, पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे। अब अपन तरंग संबंधी कुछ शब्दावली यानी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी अपन कुछ बातें करेंगे। तो अपन इसकी हेडिंग डाल सकते हैं तरंग गति से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तरंग गति से संबंधित परिभाषाएं। कुछ डेफिनेशंस हैं, सिंपल डेफिनेशंस हैं। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं या ऐसे टर्म हैं, ऐसे शब्द हैं जो कि चैप्टर के अंदर बार बार यूज होंगे। जहां पर भी अपन तरंग पढ़े, चाहे वो प्रकाश की तरंग पढ़े या ध्वनि तरंग पढ़े, यानी किसी भी प्रकार की तरंग पढ़े, ये शब्द बार बार आएंगे। जैसे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, इन शब्दों का बार बार रिपीटेशन होगा। तो पहले अपन इनको जान लें। तो देखो, इनको परिभाषाओं को समझने के लिए सबसे पहले अपन किसी एक तरंग की गति को प्रदर्शित करें कि तरंग को आप किस प्रकार से शो कर सकते हैं। इस अक्ष पर आपने समय t को लिया है और यहां अपन इस अक्ष पर ले लेते हैं विस्थापन को। तो ध्यान दीजिए, तरंग के विस्थापन जिसको कि मैं इस अक्ष पर ले रहा हूं, यहां ये मैंने पॉइंट ए ले लिया। किसी तरंग को अपन इस प्रकार गति करते हुए शो कर सकते हैं। इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां इन पॉइंटों के मैं नाम देता हूं ए, बी, सी। फिर इसके बाद क्रम से अपन देते हैं इसको। देखो, ए, बी, ये इसको नाम देते हैं आप सी और इसे आप कह दीजिए डी, डी, ई, एफ और ये जी। यहां मैंने इस तरह से नाम दे दिया। अब देखो, एक एक डेफिनेशन को अपन इसे समझेंगे। तरंग इस प्रकार से, इस अक्ष पर अपन ने समय को लिया हुआ है, इस अक्ष पर क्या लिया हुआ है, विस्थापन। अब इसमें नंबर 1 सबसे पहले मैं डेफिनेशन ले रहा हूं आयाम की। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए या स्मॉल ए से। इससे अपन इसे दर्शाते हैं। ये होता क्या है, देखो, जब कोई कण कंपन करता है या यूं कह सकते हैं जब कोई दोलन होता है, उसके रूप में भी अपन इसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे, तो जब कोई, जैसे ये सरलोलक है, ये इसकी माध्यावस्था से, इस माध्यावस्था से जितना अधिकतम जाएगा, जितना अधिकतम इसका विस्थापन होगा, इस अधिकतम विस्थापन को ही अपन क्या कहेंगे, इसका आयाम कहेंगे। यानी माध्यावस्था से कण का अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जैसे ये यहां पर माध्यावस्था है, तो ये अधिकतम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये इसका क्या बन गया, स्मॉल ए, इसका आयाम बन गया। यहां पर ये आयाम है, यहां से यहां तक ये भी आयाम है। ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इधर डायरेक्शन में है तो ये इधर डायरेक्शन में, ये भी इसका क्या है, यहां से यहां तक आयाम बन गया है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, परिभाषा, माध्यम में कंपित कण का, माध्यम में कंपित कण का माध्यावस्था से जो अधिकतम विस्थापन है वही वास्तव में क्या है, एम्पलीट्यूड या आयाम है। तो अपन एक लाइन में अपन कह सकते हैं माध्यम में कंपित, माध्यम में कंपित, माध्यम में कंपित कण का, कंपित कण का, कंपित कण का माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन। माध्यम में कंपित कण का माध्य अवस्था से जो अधिकतम विस्थापन है वही क्या है, आयाम है। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने क्लियर कर ली है। नंबर 2, दूसरी डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल
यानी कि टाइम पीरियड, इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल टी से। देखो आवर्तकाल है क्या, एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। जैसे सरल का एग्जांपल लूं मैं, ये यहां से यहां गया, फिर वापस माध्यावस्था में आया, फिर इधर गया, फिर वापस माध्यावस्था आया, तो जो एक सर्किल कंप्लीट जो इसका हो गया है, यही वास्तव में क्या है, एक दोलन है। और इसको पूरा करने में जो समय लग रहा है वही समय कहलाता है आवर्तकाल। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है कि माध्यम के कणों को माध्यम के कणों को एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, माध्यम के कणों को एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, यही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और इस आवर्तकाल का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम है, यानी एक सेकंड में होने वाले जो कंपन है उसे अपन कहते हैं आवृत्ति। भाई एक सेकंड में कितने बार दोलन कंप्लीट कर लिए या कितनी बार उसके कंपन हो गए हैं, वही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति। तो नेक्स्ट अपन नंबर 3 जो डेफिनेशन इसमें ले रहे हैं वो है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखिए आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इसे रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं स्मॉल एन या कैपिटल एन से। ध्यान रहे प्रकाश में जो तरंग की आवृत्ति थी उसको अपन ने न्यू से दर्शाया था, यानी प्रकाश की आवृत्ति को न्यू से दर्शा रहे हैं, जबकि ध्वनि जो तरंग होती है उसकी आवृत्ति को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। तो एक सिंपल डेफिनेशन अपन ने क्या दे दी, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, यही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। या इसका अपन एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, यो कह सकते हैं, देखिए जो कि न्यूमेरिकल हल करने में काम आएगा। आवृत्ति अपन कह सकते हैं कंपनों की कुल संख्या, कंपनों की कुल संख्या अपोन में कंपनों में लगा कुल समय। कंपनों में लगा कुल समय। तो आप समझ गए, प्रति सेकंड जो कंपन हो रहे हैं वही वास्तव में क्या है, आवृत्ति है। ये फॉर्मूला आपका बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला काम आएगा कई क्वेश्चनों को हल करने में। कंपनों की कुल संख्या बटे में कंपनों में लगा कुल समय। अगर इसको अपन देखें, आवृत्ति को अगर मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये एक्चुअल में है क्या, आवर्तकाल का क्या है, व्युत्क्रम, यानी कि 1/t। फिर अगर अपन इसके मात्रक की बात करें, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिएगा फॉर्मूले से आप अगर मात्रक बनाते हैं, ध्यान रहे आयाम एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो जो आयाम है उसका मात्रक होगा नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इसके रूप में, दूरी के रूप में आता है सेंटीमीटर। और आवर्तकाल ये एक तरह का समय है और इसका आवर्तकाल लिया जाएगा सेकंड में। और फिर आवृत्ति, तो यहां ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, यानी कि इसका जो मात्रक होगा वो लिया जाएगा प्रति सेकेंड या पर सेकेंड अपन इसे कह सकते हैं, और इसे ही कहा जाता है हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, यानी कि इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। इस वाले सिंबल से अपन इसे क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो देखो अपन ने 3 डेफिनेशन जान ली है। आयाम क्या है, माध्यम में कंपित कण का माध्य अवस्था से जो अधिकतम विस्थापन है वही क्या है, आयाम है। आवर्तकाल क्या है, माध्यम के कणों को एक कंपन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, अर्थात यो कह सकते हैं अपन, आवृत्ति का क्या फॉर्मूला बन गया, कंपनों की कुल संख्या बटे में कंपनों में लगा समय।
फिर इसका ये फॉर्मूला भी अपन ने ले लिया कि आवर्ती n इजिकल टू क्या है 1/t, यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम मात्रक प्रति सेकंड है, जिसे अपन हर्ट्ज भी कहते हैं। 3 डेफिनेशंस अपन ने जान ली है। अब अपन नंबर 4th डेफिनेशन की बात करेंगे, और वो नंबर 4 डेफिनेशन है तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई यानी कि वेवलेंथ। नंबर डी ये था। देखो अपन ने 3 डेफिनेशंस अपन ने कंप्लीट कर ली थी। नंबर 4th डेफिनेशन में ले रहा हूं तरंग दैर्ध्य, या इसे आप कह दीजिए तरंग लंबाई। यानी कि वेवलेंथ, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। ये जो साइन है इस तरह का, ये क्या है? लैम्डा। अब देखो तरंग दैर्ध्य होती क्या है? तरंगे अपन ने जानी थी अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। वहां याद कीजिए मैंने स्रंग और गर्त शब्द काम में लिया था। स्रंग से स्रंग तक की दूरी, गर्त से गर्त तक की दूरी तरंग दैर्ध्य के रूप में ले रहे थे अपन। यानी स्रंग से स्रंग, जैसे स्रंग से स्रंग तक की दूरी, गर्त से गर्त तक की दूरी। यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी देखता हूं तो ये पूरी एक तरंग दैर्ध्य होगी, यहां से यहां तक की। इसी तरह से यहां से यहां तक देखूं तो ये भी क्या होगी? एक तरंग दैर्ध्य होगी। यानी कि इस तरह से मैं कह दूं तो ये जो डिस्टेंस होगी यही क्या है? लैम्डा है। तो एक सरल रूप में अगर मैं कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं किन्हीं 2 क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की दूरी। इससे सारी डेफिनेशन अपना आप क्लियर हो गई। संगत बिंदु यानी कि टॉप से टॉप या बॉटम से बॉटम तक की डिस्टेंस। तो अपन सिंपल कह सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत संगत, किन्हीं 2 क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मात्रक क्या होगा इसका? अगर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में व्यक्त होती है। तो देखिए 4 डेफिनेशन अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 5 अपन बात करेंगे वेव वेलोसिटी या तरंग वेग। तरंग वेग यानी कि वेव वेलोसिटी, और तरंग वेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन v से। तो देखिए भाई वेग यानी चाल का अगर अपन बात करें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी, तो अपन कह सकते हैं 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाएगी? तरंग चाल कहलाएगी। यानी कि 1 सेकंड में, यूं आप कह दीजिए सिंपल, या 1 सेकंड में, या प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, या इकाई समय में। ये लो इकाई समय में, यूं कह सकते हैं अपन इकाई समय में तरंग द्वारा तय दूरी। तरंग द्वारा तय दूरी। देखो तरंग के लिए दूरी विस्थापन एक जैसा बन गया है, सेम इक्वल है। इकाई समय में तरंग द्वारा तय दूरी, इसका मतलब अगर तरंग वेग को मैं v लेता हूं तो भैया आप देखो गौर कीजिएगा, अपन इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बना ले जिस पर कि न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। और देखो ये डेफिनेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से अगर क्लियर होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन आपकी अगर क्लियर है तो आपको इसके न्यूमेरिकल हल करना बहुत आसान लगेगा। और सिंपल न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल अपने एग्जाम्स के अंदर आते हैं। कैसे? देखो मैं क्या जानता हूं कि यहां ये जो एक लैम्डा दूरी कवर हो रही है, इसको पूरा करने में जो समय लगेगा वो समय होगा एक आवर्तकाल, यानी कि कैपिटल टी। इसके अंदर क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि एक कंपन कंप्लीट हो गया। और यहां इसके अंदर अगर एंगल की बात की जाए कितनी कला कंप्लीट हो जाएगी तो वो होती है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। देखो 90, 180, 270 एंड 360, 90, 180, 270 और 360।
जहां पर 360 अपना कंप्लीट हो गया, यानी कि एक साइकिल के अंदर मैं इसे यहां से यहां तक भी ले सकता हूं। यहां से तक बात करूंगा तो लैम्डा दूरी, आवर्तकाल कैपिटल टी, और कला कितनी हो जाएगी 2 पाई, यानी 360 डिग्री का मतलब क्या है 2 पाई। 2 पाई यहां कंप्लीट हो जाती है। तो अब देखो, चूंकि अपन यूं कह दें इसे, चूंकि तरंग द्वारा लैम्डा दूरी को चूंकि तरंग द्वारा लैम्डा दूरी को तय करने में लगा समय कैपिटल टी है, या यूं कह सकते हैं तरंग द्वारा कैपिटल टी समय में तय की दूरी क्या है लैम्डा, इसलिए अपन किस में निकाल लें अपन इकाई समय में। इसको उल्टा भी कह सकते हैं अपन, देखो इस तरह से, वो शायद ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए देखो समझने में। देखो यूं कह दें आप, चूंकि कैपिटल टी समय में, चूंकि कैपिटल टी समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू क्या है लैम्डा। बिल्कुल सही है, कैपिटल टी समय में कितनी दूरी तय हो रही है लैम्डा, और कोण कितना कंप्लीट हो रहा है, कला कितनी हो रही है 2 पाई। चूंकि कैपिटल टी समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी बराबर लैम्डा, इसलिए इकाई समय में, इसलिए इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी लैम्डा अपॉन में टी। चूंकि कैपिटल टी समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या है लैम्डा, इसलिए इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई है लैम्डा बाई टी। और इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है तरंग वेग। तो देखो, चूंकि इकाई समय में तरंग द्वारा तय दूरी तरंग वेग कहलाती है। चूंकि इकाई समय में तरंग द्वारा तय दूरी तरंग वेग कहलाती है, इसलिए तरंग वेग v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ये लो, एक ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। फिर इसी में अपन आगे जानते हैं, अपने थोड़ी देर पहले ही इसमें पढ़ा है कि 1 अपॉन में टी, यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है आवृत्ति। देखिए, चूंकि 1 अपॉन में टी इज इक्वल टू एन, इसलिए v इज इक्वल टू क्या बन गया एन लैम्डा। ये लो, एक फॉर्मूला ये भी आ गया और एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया, यानी v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी और v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां अपने पांच डेफिनेशंस अपन ने इसकी क्या है कंप्लीट कर ली है। तो देखिए 5 डेफिनेशन में क्या क्या, सबसे पहले आयाम जाना, माध्य अवस्था से कण का अधिकतम विस्थापन, फिर अपन ने जाना है इसका आवर्तकाल, एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लगा समय, फिर आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या, फिर अपन ने जाना है इसका तरंग वेग, तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। इन पर अपन न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे भाई। अपने पास 5 डेफिनेशंस अपन ने कंप्लीट कर ली है। पांच डेफिनेशंस के बाद फिर अब अपन बात करेंगे नंबर 6। देखिएगा भाई, नंबर 6 छठी डेफिनेशन अपने पास क्या अपन पढ़ेंगे, वो है कला। यहां मैंने एक शब्द काम में लिया है कला या फेज। कला या फेज, इसका मतलब होता है कोण। जैसे कि एक कंपन जो पूरा हो जाता है तरंग का, उसमें जो कला है वो कितनी है, कलांतर 2 पाई का है, और तरंग लंबाई कितनी होती है लैम्डा, और आवर्तकाल क्या है कैपिटल टी के बराबर आता है। तो देखिए भाई, कला किसी क्षण पर उसकी स्थिति को बताती है। अपन यो कह सकते हैं किसी क्षण कंपित कण की कला, किसी
किसी क्षण कंपित कण, जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, किसी क्षण कंपित कण, यही तो अपन कह रहे हैं भाई, किसी क्षण कंपित कण की कला, कंपित कण की कला, किसी क्षण कंपित कण की कला उस क्षण कण की, उस क्षण कण की, किसी क्षण कंपित कण की कला, कला से तात्पर्य एंगल, उसका फेज, उस क्षण कण की गति की अवस्था को प्रकट करती है, उस क्षण कण की गति की अवस्था को प्रकट करती है, उस क्षण पर कण की गति की अवस्था को क्या करती है, प्रकट करती है। नंबर 7, 6 डेफिनेशन अपने पास आ चुके हैं। नंबर 7 अपन बात कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या यूं कह सकते हैं कोणीय आवृत्ति। देखो, एक तो अपन ने आवृत्ति शब्द पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में होने वाले कंपनों या दोनों की संख्या को अपन ने आवृत्ति कहा था। यहां अपन कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसे अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे ही कोणीय चाल भी कहा जाता है, इसको ही क्या कहते हैं, कोणीय वेग भी कहते हैं। यूं कह सकते हैं समय के साथ कण की कला में परिवर्तन की दर, समय के साथ कण की कला में परिवर्तन की दर, यही क्या कहलाती है, कोणीय आवृत्ति, या इसे अपन कहते हैं कोणीय वेग, या इसे अपन कह सकते हैं कोणीय चाल यानी ओमेगा। ध्यान रखना, समय के साथ कण की कला में परिवर्तन की दर यानी कि कला बटे समय। तो देखिएगा भैया, चूंकि कैपिटल टी समय में चूंकि कैपिटल टी समय में तरंग द्वारा तय कला कितनी है भाई, कैपिटल टी समय, मैंने चित्र को बताया, मैंने इसको याद रखो आप, कैपिटल टी समय में कितनी कला हो रही है, 2 पाई। ये लो, चूंकि कैपिटल टी समय में तरंग द्वारा तय कला 2 पाई, इसलिए इकाई समय में तरंग द्वारा तय कला, तो कितनी कला हो जाएगी इकाई समय में, 2 पाई अपॉन में टी। और ध्यान रहे इकाई समय के लिए जो कला होती है, क्योंकि यहां क्या कहा है मैंने, समय के साथ कण की कला में परिवर्तन की दर यानी कला बटे समय, यही क्या हो गई, कोणीय आवृत्ति। तो देखो, अतः ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में टी। ये लो भाई, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब 1 अपॉन में टी किसके इक्वल होता है, आवृत्ति के। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप इसे कह सकते हैं 2 पाई एन, ये भी अपने पास इसका फॉर्मूला बन गया। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये अपने पास कोणीय आवृत्ति के फॉर्मूले हैं दोनों, जिन पर कि काफी क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखने। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। अब अपन लास्ट एक डेफिनेशन और जान लेते हैं नंबर 8 पर, वो है संचरण नियतांक यानी कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट के। वो है क्या, देखो उसको और समझते हैं। आपस में रिलेट करने वाली डेफिनेशंस हैं, आपस में रिलेशन के रूप में आने वाले फॉर्मूले होंगे। नंबर 7 तक अपन जान चुके हैं। अब अपन सीधी बात करेंगे नंबर 8 की, और लास्ट डेफिनेशन अपन इसकी पढ़ने जा रहे हैं, संचरण नियतांक यानी कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट। देखिए, अपन ने 7 डेफिनेशन ही कंप्लीट कर ली है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को बताना ना भूलें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर 8 डेफिनेशन में इसमें ले रहा हूं
संचरण नियतांक या इस संचरण नियतांक को ही प्रगमन नियतांक भी कहा जाता है, यानी कि इसे कहते हैं अपन प्रगमन नियतांक, यानी कि इसे अपन कहते हैं इंग्लिश में बोले तो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन के द्वारा। देखिए संचरण नियतांक या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है क्या, ध्यान रहे। देखो मैंने क्या क्या डेफिनेशन ली है, याद करें। तरंग वेग क्या थी, इकाई समय में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। फिर कोणीय आवृत्ति, इकाई समय में तय कला। फिर अपन अगली जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो है संचरण नियतांक यानी कि प्रगमन नियतांक या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये है क्या भाई, इकाई दूरी पर स्थित कणों की कला में अंतर। डेफिनेशन ये कह सकते हैं अपन सिंपल शॉर्ट में, इकाई दूरी पर स्थित कणों की कला में, इकाई दूरी पर स्थित कणों की कला में अंतर। बस ये अपन को याद रखना है, इकाई दूरी पर स्थित कणों की कला में जो अंतर है उसे ही अपन क्या कहते हैं, संचरण नियतांक। अब आप जरा गौर कीजिए, अपन क्या जानते हैं, चूंकि जो लैम्डा दूरी है, बस इस चित्र को आप याद रखें, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखिए अपन ने क्या देखा कि जो लैम्डा दूरी है उस पर कितनी कला है, 2 पाई। तो मैं क्या कह सकता हूं, चूंकि लैम्डा दूरी पर कला में अंतर इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई। तो देखो इसलिए इकाई दूरी पर कला में अंतर क्या होगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। चूंकि लैम्डा दूरी पर अपन ने देखा कि कला में कितना अंतर आता है, 2 पाई, और समय भी देख लिया कैपिटल होता है, वो भी अपन निकाल चुके। इसलिए इकाई दूरी पर कला में अंतर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। अब देखो भाई, चूंकि इकाई दूरी पर स्थित कणों की कला में अंतर क्या होता है, संचरण नियतांक। चूंकि इकाई दूरी पर कणों की कला में अंतर इज इक्वल टू क्या है, संचरण नियतांक। इसको अपन संचरण नियतांक कहते हैं। इसलिए संचरण नियतांक इज इक्वल टू के, इसलिए के इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में लैम्डा। ये लो, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकता हूं। कैसे मॉडिफाइड कर सकता हूं, देखिएगा आप, गौर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं इसको ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दूं, बड़ा सिंपल है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसे, n से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 2 पाई n अपॉन में n लैम्डा। भाई n से ऊपर गुणा कर दिया, n से नीचे गुणा कर दिया। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 2 पाई n किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, और n लैम्डा किसके इक्वल होता है, v के। यानी कि मेरे पास अब जो फॉर्मूला आ गया है वो ये फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में k। ये लो, पूरा एक ही फॉर्मूले के फॉर्मेट में अपन ने इसको लिख दिया है। k इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में v, सॉरी यहाँ ओमेगा अपॉन में v आएगा, ये अपॉन में k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में v। यहाँ अपन ने इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है, इनको आप
नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। एज इट ऐसे कैसे सब कुछ इसमें इस डायग्राम के अंतर्गत ही सब कुछ समाहित है। अब देखिए, ये अगर आपकी डेफिनेशंस, ये आपके टर्मिनोलॉजी अगर आपकी क्लियर है तो इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना अपने लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन प्रैक्टिस के रूप में लेंगे, जो कि कई पार्ट में अपने पास हो सकते हैं उनके लिए। लेकिन उस क्वेश्चन को, उन न्यूमेरिकल्स को, आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले ये आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। धन्यवाद।